आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग देना करते हुए यहाँ पर शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को आपको मैं अच्छी तरीके से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा है रसायन शास्त्र का, अभी हम लोग देखने वाले अध्याय 1 हमारे क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इतने इसके जितने ही टाइप के प्रश्न हैं, देखिए आपको मैं जितने भी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा आप सही वीडियो को देखिएगा तो आप लोग 100% आप लोग एग्जाम में नंबर आप लोग ले आएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे क्या 1 नंबर क्या है, निम्न में से कौन पदार्थ है, ठीक है, कौन सा पदार्थ बोला गया। यहाँ पर है स्नेह, गंध, घृणा, वायु। इसमें पदार्थ कौन सा होता है, तो पदार्थ हमारे क्या होगा, देखिए पदार्थ जो है वायु होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसका क्या होता है, इसका द्रव्यमान होता है और ये क्या करते हैं, जगह भी घेरता है। इसी कारण से ये वाला क्या होगा हमारा 4 नंबर यहाँ विकल्प जो है सही होगा पदार्थ। आप लोग देखिए साल भर पढ़ चुके हैं, अब आप लोग को यहाँ पर टेस्ट का बारी है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो यहाँ से कितने प्रश्नों के उत्तर आप लोग जानते थे, ठीक है। चलिए कमेंट में बताइएगा। 2 नंबर देखिए यहाँ पर क्या है, निम्न में कौन पदार्थ है। यहाँ पर भी बोला गया कौन सा पदार्थ है, तो जिसका क्या होता है, जो जगह घेरता है, जिसका आयतन होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ करते हैं। तो यहाँ से आप समझिए। देखिए गंध, गंध हमारा पदार्थ है क्या, नहीं है। गंध मतलब स्मेल, पदार्थ नहीं होता। ठंडा, प्रेम, ये पदार्थ नहीं है। हमारा पदार्थ क्या है, ठंडा पेय, यानी कि पानी जो है वे हमारे क्या, शीतल जल जो है इसको ठंडा पेय कहते हैं। तो वे वाला हमारे क्या है, ठंडा पानी है ना। तो वे वाला क्या पदार्थ है। अगला देखिए निम्न में कौन पदार्थ है। यहाँ पर बोला गया देखिए कुर्सी है, विचार है, शीत है, गंध है। तो पदार्थ क्या होगा, पदार्थ हमारा कुर्सी हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर विकल्प जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। इसमें क्या बोला गया, कौन पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हवा, जल, स्नेह, भोजन। देखिए हवा जो है इसका द्रव्यमान होता है, जगह घेरता है, आयतन होता है, मतलब ये वाला क्या पदार्थ हमारा है। जल भी क्या पदार्थ है, भोजन भी क्या पदार्थ है, लेकिन स्नेह जो है, स्नेह, स्नेह मतलब प्यार, ये हमारा पदार्थ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला यहाँ पर क्या है, दूध है। दूध क्या है, एक दूध देखिए अवस्था जो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो दूध हमारे क्या हो जाएगा, दूध जो होगा वे हमारे क्या होगा, एक द्रव अवस्था में होगा, यानी 1 नंबर विकल्प सही हो जाएगा इधर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर लिखा है अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है। इससे पदार्थ के किस मतलब आप गुण का पता चलता है, आप लोग यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर क्या होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इससे आपको यही चीज़ ना पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होता है, गतिशील होते हैं। इसी कारण से आपको दूर बैठे ही इसके जो सुगंध जो है आपको मिल जाता है। जैसे कि गर्मा गर्म जब खाना बन रही होती है, जब खाना जब घर में बनता है, तो भोजन जब बनता है तभी आपको गंध उसका मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वह किस कारण से होता है, क्योंकि पदार्थ के कण क्या होता है, निरंतर गतिशील होते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग 7 नंबर। ये अब हमारा यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न आ गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है, यहाँ पर टोटल मिला के आपका जो है 58 प्रश्न में करवाने वाला हूँ। तो ये हमारा 7 नंबर प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिए शांति मन से, है ना। देखिए 7 नंबर हमारा है, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है ना। देखिए हमारे पास पानी है, उस पानी में आप चीनी मिलाइएगा तो चीनी क्या हो जाएगा, हमारा पूरी तरह से घुल जाएगा। ये पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है, तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं, इसी कारण से ये क्या होते हैं, घुल जाते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न यह रहा। यहाँ पर बोला गया दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था में कणों को दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से कण जो दिखाए गए, तो ये देखिए हमारे सभी पार्टिकल्स क्या है, बहुत नज़दीक नज़दीक है। सभी पार्टिकल्स क्या है, बहुत नज़दीक नज़दीक है, जिसके कारण से ये वाला क्या होगा हमारा, ये वाला ठोस होगा। क्या होगा, ठोस होगा, यानी कि 1 नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठोस होगा, ठीक है। द्रव के पार्टिकल्स क्या होता है, थोड़ा दूर दूर होता है, इसीलिए आप लोग पानी में हाथ अपना फेर सकते हैं ना। यदि आप लोग को गैस में बात करो, यानी कि आप अभी जहाँ बैठे हुए तो यहाँ पर आप हाथ को हिलाइए, है ना। तो ये वाला क्या है हमारा, यहाँ पर गैस है, क्या है, गैस। वो गैस हमारी क्या है, हवा है ना। तो वहाँ पर आप लोग हाथ को फेर पा रहे हैं, क्यों फेर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर में है, तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। अब प्लाज्मा अवस्था भी आप जानते हैं, जैसे कि आप लोग देखिए, जैसे सूरज जो है, ठीक है, ये सूरज है हमारा, और सूरज में इस प्रकार से ना इसके आग जो है वे निकलती है ना। तो साइड वाला ये किस अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था। इसको समझने के पहले आपने ये चीज़ समझिए, जैसे किसी को कफ वगैरह होता है तो कफ निकलता है, तो वे कफ हमारा वो वाला भी उसको किस अवस्था में कहेंगे, प्लाज्मा अवस्था में कहेंगे, ठीक है। अगला देखिए 9 नंबर क्या लिखा है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। देखो गैसों में विसरण, गैस में विसरण, तो इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। तो ये हमारे क्या होता है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण होता है इत्र के सुगंध का। इसका और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि आप लोग जैसे कि अभी अगरबत्ती का सुगंध जो है ये भी आपको मिल जाता है दूर बैठे, तो ये विसरण के कारण से होता है। खाना जब पकता है गर्मा गर्म तभी आपको गंध इसका भी मिलता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इत्र के सुगंध का हवा जो है इसमें फैलना। और दूसरा वाला क्या लिखा था, स्याही का पूरे पानी में फैलना। तो ये यहाँ पर विसरण का नहीं है ना, विसरण हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ होगा इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। अगला कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में पानी का डालना, तो 1 नंबर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, विसरण है। अगला देखिए यहाँ पर हमारे क्या लिखा है, 10 नंबर यहाँ पर क्या है, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। देखिए 2 पदार्थ के कण है जो स्वतः मिलेंगे तो क्या कहलाएगा, हमारा विसरण कहलाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है 1 नंबर तो यहाँ सही है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर
पर देखिए अगला हमारे क्या है 11 नंबर, और 11 नंबर है वह पदार्थ जिसमें इत्र की सुगंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। वायु में चारों ओर फैल जाती है तो वे क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा, यानी 1 नंबर तो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है निम्नलिखित में किस पदार्थ के विसरण की गति तेज होती है। देखिए पदार्थ किस में, जो हमारे क्या होगा गैस होगा, उसके पार्टिकल्स क्या होगा दूर दूर होगा, जिस कारण से उसमें क्या होगी गति जो है ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि रिक्त स्थान ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगी ऑक्सीजन जो ये हमारे क्या है गैस अवस्था में है ऑक्सीजन, तो इस कारण से इसमें क्या होगी इसके पदार्थ के कण ज़्यादा गतिशील होंगे, है कि नहीं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, यार सबसे कम गतिशील किसका होगा, तो लोहा का। ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि लोहा क्या ठोस है ना, ये तो दोनों द्रव अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्या है निम्नलिखित में द्रव अवस्था में कौन निश्चित है। देखिए द्रव अवस्था में क्या होता है, द्रव अवस्था में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप लोग समझिए कि जैसे कि हमारे पास पानी है, उस पानी को आप फर्श में फेंक दीजिए तो वो फर्श का आकार ले लेगा। अब उस पानी को गिलास में रखे तो गिलास का आकार ले लेगा। मतलब आप जहाँ जिस पात्र में रखेगा उसका आकार ले लेगा, लेकिन आयतन तो उसका इतना ही रहेगा, जितना वो जगह घेर रहा है उतना ही जगह उसका घेरने की क्षमता रहेगा। मतलब ये क्या होगा आयतन उसका जो वो क्या होगा निश्चित होगा। ठीक है, अनिश्चित क्या होगा, तो अनिश्चित हमारा आकार होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए 14 नंबर, यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है। देखिए द्रव में क्या अनिश्चित होता है, आकार। आपको मैंने बताया यहाँ पर 2 नंबर तो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा, और 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। देखिए अणुओं की ऊर्जा किस में अधिकतम होगी, जिसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, यानी कि जिसके पार्टिकल्स क्या होगा दूर दूर होगा। जिसके पार्टिकल्स हमारा ज्यादा दूर दूर होगा, तो सबसे ज्यादा दूर दूर किसके पार्टिकल्स होता है, गैस अवस्था के पार्टिकल्स क्या होते हैं सबसे ज्यादा दूर दूर होता है। तो यानी कि क्या होगा गैस होगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए आपको मैं थोड़ा सा जल्दी लेकर के बता रहा हूँ, आप लोग अच्छा से बस ध्यानपूर्वक देखें तो आपको पूरा समझ में आएगा। यदि मान लीजिए आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आपको यहाँ पर तो वीडियो वो रहेगा ही। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखिए। 16 नंबर हमारी क्या है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा जो सबसे कम होती है। देखिए अणुओं की ऊर्जा सबसे कम मतलब जिसके पार्टिकल्स क्या होगा बहुत नजदीक होगा। तो जिसके पार्टिकल सबसे ज्यादा नजदीक होगा किसके, ठोस अवस्था के पार्टिकल्स क्या होते हैं सबसे नजदीक होता है। तो इसके हमारी क्या होगी अणुओं की ऊर्जा जो ना सबसे कम होगा, है ना। इसे इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी चैनल के साथ जुड़े और ये चैनल थोड़ा सा जल्दी से बड़ा बने। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर हमारी क्या है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल जो है प्रबलतम होती है। पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबल होती है, मतलब कि उसके आकर्षण बल। देखिए पदार्थ के कण ना एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं का प्रबल जो है अंतरानुक बल जो है प्रबल होता है। तो हमारे क्या होगा ठोस, क्योंकि ठोस के पार्टिकल्स क्या होते हैं बहुत नजदीक होता है, सटा। जैसे कि आपको हमने कुछ देर पहले अभी यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन को आपको हमने करवाया है ना, उसमें पार्टिकल्स क्या था बहुत नजदीक था। तो पार्टिकल्स यदि हमारे नजदीक रहेगा ना बहुत नजदीक, वो तो ठोस कहलाएगा। तो इसमें अंतरानुक बल क्या सबसे ज्यादा है, तो अंतरानुक बल सबसे ज्यादा किसमें होगा ठोस में। अंतरानुक बल सबसे कम किसमें होगा, तो गैस में। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। 18 नंबर यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है आपको प्रश्न। देखिए 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में किसमें जो है कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। देखिए कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होगा, गैस में, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं बहुत ज़्यादा दूर करके होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। तो ये 19 नंबर प्रश्न रहा और बहुत सुंदर है, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए गैस के कणों के बीच आकर्षण बल। देखिए गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होगा, सबसे कम होगा। सबसे कम याद रखिएगा, सबसे कम यदि कहीं लिखा रहे ना तो सबसे कम को आप टिक लगाइएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या है 2 नंबर। देखिए यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ ठोस जो है उसके पार्टिकल्स आकर्षण बल क्या होगा, ठोस के पार्टिकल्स का आकर्षण बल क्या होगा, सबसे अधिक होगा, है ना। और द्रव का कम होगा और गैस का सबसे कम होगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे कम तो नहीं है, तो कम लिखा है ना, तो वही वाला टिक लगा दीजिएगा कि अधिक अत्यधिक तो होगा नहीं, है ना। चलिए तो ये इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगी हमारा 2 नंबर विकल्प को आप सही कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 20 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न बोला गया गर्म करने पर गैस का आयतन। देखिए यदि हम लोग गर्म करेंगे तो गैस का आयतन क्या होगा, गैस का आयतन बढ़ेगा बाबू, याद रखिएगा क्या होगा बढ़ेगा। तो यानी कि बढ़ता है, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ सही होगा। ठीक है, गर्म करेंगे तो गैस का आयतन और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा 1 नंबर सही है। अगर देखिए यहाँ पर लिखा है जल का क्वथनांक है। देखिए जल का क्वथनांक कितना होता है, सबको पता है जल का क्वथनांक कितना होता है, बोलिए 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा 373 केल्विन। कितना होगा 373 केल्विन होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है, देखिए वही चीज़ लिखा है, क्वथनांक यहाँ भी लिखा है, क्वथनांक यहाँ भी लिखा है ना। और यहाँ पर क्या है डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस को बदला जाता है तो उससे आप लोग क्या करते हैं बोलिए 273 उसमें क्या करते हैं जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है 273। यदि आप लोग 100 में 273 जोड़िएगा तो हमारा वो जो निकलेगा ना वो केल्विन में निकलेगा। टोटल मिला के कितना निकलेगा 373। तो बोलिए यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही है ना, दोनों एक ही चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हमारा सेल्सियस है ना डिग्री सेल्सियस उसको केल्विन में बदलने के है तो जोड़ दीजिएगा 273, है ना। और यदि हमारा केल्विन रहेगा उसको सेल्सियस में बदलने बोला है तो 273 घटा दीजिएंगे
273 घटा देंगे, तो याद रखिएगा। अगला देखिए बर्फ़ का गलनांक। देखिए यहाँ पर बोला गया बर्फ़ का गलनांक, तो गलनांक हमारे 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल सही है। अब यदि यही वाला यहाँ पर केल्विन में रहता तो क्या बोलते हैं आप लोग? 273 बोलते, 273 केल्विन। चलिए देखिए, तो यहाँ पर लिखा है बर्फ़ का गलनांक, लीजिए पूछ दिया यहाँ पर बर्फ़ का गलनांक कितना होगा? 273 केल्विन। समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन आपको मैं बताऊंगा, बस आप ट्रस्ट कीजिए और वीडियो को देखिए पूरा, है ना, और अच्छी तरीक़ा से सभी को समझिए। यदि आपको कोई प्रश्न यदि नहीं आ रहा है मान लीजिए, तो उस प्रश्न को आप लिखिए कॉपी में, तब आपका प्रैक्टिस होगा अच्छा से। देखिए 25 नंबर यहाँ पर क्या है? बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैर रहा है। ठीक है, बर्फ़ का एक टुकड़ा है, जल की सतह पर तैर रहा है। क्यों तैर रहा है? क्यों तैर रहा है बताइए? क्योंकि बर्फ़ जो है जल से हल्का है। सभी ऑप्शन को आप पहले समझिए। देखिए यह जल से भारी होता है, यहाँ लिखा है बर्फ़ और जल का घनत्व समान होता है। देखिए बर्फ़ और जल का घनत्व समान नहीं होगा, है ना। अब बर्फ़ जल से क्या होता है? हल्का होता है। बर्फ़ का घनत्व जल से अधिक होता है। देखिए बर्फ़ का घनत्व ना जल से घनत्व से कम होता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर कम रहता ना, तो आप ऑप्शन 4 को टिक लगाते, लेकिन कम तो यहाँ है नहीं। यहाँ पर क्या है? तो यही वाला आप सही कर दीजिए अभी। तो क्या बर्फ़ जो जल से क्या हल्का है, वही कहेंगे। हल्का मतलब क्या? घनत्व कम है, इसी कारण से बर्फ़ क्या हो रही है? तैर रही है हमारा, कहाँ पर? पानी में। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, यहाँ पर लिखा है 200 केल्विन तापक्रम बराबर है। अभी आपको मैंने बताया, यदि हमारा केल्विन रहेगा उसको सेल्सियस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में केल्विन को बदला जाता है, तो क्या करेंगे? 273 घटा देंगे। तो जब आप लोग यहाँ पर 200 से हमारा 273 घटा दीजिएगा, तो क्या बचेगा? 73 माइनस बचेगा, क्योंकि 273 का बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो 73 डिग्री सेल्सियस, -73 डिग्री सेल्सियस। बोलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 को। तो ये रहा 27 नंबर। यहाँ पर बोला गया 300 केल्विन तापक्रम बराबर है। यहाँ पर केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है। बोलिए क्या करेंगे? कि जब भी केल्विन रहेगा डिग्री सेल्सियस में बदला, 273 घटा देंगे। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलाया जाता है, 273 घटाया जाता है। तो 273 आप घटा दीजिए तो 27 डिग्री सेल्सियस आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। बोलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 नंबर यहाँ पर देखिए हमारा है, ठीक है, ये तो आप लोग समझिए ना। 28 देखिए, 28 यहाँ पर है 573 केल्विन तापक्रम बराबर है। ये वाला केल्विन में डिग्री सेल्सियस में बदलना है, क्या कीजिएगा? 273 घटा दीजिएगा, तो 273 घटाएगा तो 300 डिग्री सेल्सियस आएगा। ऑप्शन नंबर 3 नंबर सही है इधर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। यहाँ पर बोला गया 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। फिर यहाँ डिग्री सेल्सियस है, अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो क्या कीजिएगा? 273 जोड़ना है। 273 आप लोग जोड़िएगा तो हमारे कितना आएगा? 2 नंबर आएगा, 283 केल्विन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। देखिए यहाँ पर बोला गया 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। 25 डिग्री सेल्सियस किस में है? डिग्री सेल्सियस में है, और डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस को जब भी केल्विन में बदलते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? 273 क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो आप लोग 273 जोड़ दीजिए, यानी कि 25 में जोड़ दीजिए 273। कितना जोड़ना है? 273 जोड़ना है। तो जोड़िए, यहाँ पर कितना आएगा? 8 या 9, और यहाँ देखिए 2, यानी कि 298 केल्विन। बोलिए कौन सा ऑप्शन? 3 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। यहाँ पर है 373 डिग्री सेल्सियस, या डिग्री सेल्सियस है, और डिग्री सेल्सियस को आपको किस में बदलना है? डिग्री सेल्सियस को आपको बदलना है केल्विन में, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते 273 क्या करते हैं? जोड़ते हैं कि घटाते हैं? खाली इटो बताइए। जोड़ते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर है 273, यहाँ पर 373 है। कितना है? 373। तो 373 में 273 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 14 हो जाएगा, इधर हमारा 6 हो जाएगा, यानी कि कितना होगा? 646 केल्विन। बोलिए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर। यहाँ पर बोला गया 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 273। कितना आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर बोला गया गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? किस कारण से फैलती है बताइए? तो विसरण गुण। कितना बार आपको मैंने बताया? विसरण। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। तो ये 34 नंबर। यहाँ पर बोला गया 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? देखिए पदार्थ कोई भी है, पदार्थ की यहाँ पर आप लोग 3 अवस्था आप लोग पढ़े हैं। ऐसे आप लोग चौथा अवस्था प्लाज्मा अवस्था होता है, आपको मैंने बताया। तो यहाँ पर जो आपकी किताब में भी 3 अवस्था है। तो यहाँ पर बताइएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था क्या होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ होगा। क्या होगा? बर्फ कैसा होता है? ठोस होता है। क्या होता है? ठोस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर। यहाँ पर है 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? देखिए जो 250 डिग्री सेल्सियस मतलब ये तो खोलेगा पूरा पानी अभी, है ना, और खोल करके पूरा भाप बन जाएगा, है ना। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी? गैसीय अवस्था होगा, गैसीय। बोलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 तो हो गया ना, 36। तो ये आप लोग यहाँ पर अब सुंदर सा प्रश्न हमारा आ गया 36 नंबर। 36 देखिए यहाँ पर क्या बोला गया? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं?
द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व। बहुत इंपॉर्टेंट घनत्व होगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ पर बोला किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? आपको यहाँ पर सूत्र पता है, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। लिख लीजिएगा आप लोग, मैं तो पढ़ के बता रहा हूँ ना, द्रव्यमान बटा आयतन, है ना। तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। बोलिए समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर यहाँ पर है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। देखिए गैस हमारा है, वे गैस हमारा द्रव में बदल रहा है, तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? हमारे पास गैस ही तो, चलिए गैस जो है वे हमारे क्या बदल रही है? द्रव बदल रहा है। आपको पता है कि यदि जैसे कि आपने कपड़ा सूखने दिए, तो वे कपड़ा जो आखिर किस लिए सूख गया? बताइए किस लिए सूखा? क्योंकि वहाँ पर धूप पड़ रहा था। यदि आप इस कपड़ा को घर में भी रखिएगा ना, फिर भी सूख जाएगा, लेकिन समय लगेगा, है ना, 2 दिन 3 दिन लग जाए, लेकिन सूखेगा जरूर। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे हमारा ऊपर होगा तापमान, तो वैसे ही हमारा क्या होगा? वेपर बनना शुरू हो जाएगा। ये आप लोग पढ़िएगा 11th 12th में अच्छी तरीके से पढ़िएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखिए गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन ना, गैस जो द्रव में बदला है संघनन कहलाता है। देखिए इसी संघनन के कारण बादल बनता है। जैसे कि बहुत सारा वेपर वगैरह, जैसे कि तालाब से पानी सूख जाती है ना, तो वे पानी कहाँ जाती है? भाप बन करके आसमान जाती है और वहाँ संघनित होती है, और संघनित होकर द्रव अवस्था में बदलता है। तो वे वाला हमारे क्या होगा? संघनन। क्या होगा? संघनन। तो यहाँ पर क्या होगा? गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, तो संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और द्रव का गैस में तो वाष्पीकरण, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर, या फिर गैसीकरण भी कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 38 में यहाँ पर है ठोस से गैस में परिवर्तन। देखिए ठोस पदार्थ है, वे हमारा गैस में बदल रहा है। ठोस पदार्थ हमारा किस में बदल रहा है? गैस में। जैसे कि हमारे पास नेफ्थलीन है या कपूर है। नेफ्थलीन को लीजिए या कपूर को लीजिए, यदि आप उसे खुले छोड़ दीजिए तो वे क्या होगा? हमारा उड़ जाएगा। तो यानी कि हमारे क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। ये क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। जैसे कि पेट्रोल वगैरह भी रहता है ना, उसको ढक्कनी खोल के आप रख दीजिएगा, तो वे क्या होगा? हमारा एक दिन के बाद देखिएगा कि थोड़ा सा उधर गायब हो जाएगा, हमारा आधा बोतल पूरा खत्म। तो वे कहाँ गया? ऊर्ध्वपतित हो गया। नेफ्थलीन भी वही होता है जो कि आप लोग कपड़ा में रखते हैं ना, कपड़ा में दे करके फिर सेंट करता है, हमारा गोल गोल होता है, ठीक है, उसको कपूर ने नेफ्थलीन कहते हैं। कपूर अलग होता है, पूजा में जो लगता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर, तो ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस से डायरेक्ट गैस बन गया। जैसे कि आपने किताब में पढ़े हैं, ऐसे वाला हमारा कीप था, उल्टा कीप रखते थे, और यहाँ पर हमारा चीनी मिट्टी का प्याले था, यहाँ पर नेफ्थलीन था, और कुछ भी आप नमक वगैरह चूर करके मिला दीजिए, और यहाँ पर बर्नर से गर्म कीजिए, तो यहाँ पर हमारे यहाँ के एक रुई ठूस देंगे, तो यहाँ पर जैसे गर्म करेंगे तो ये ऊर्ध्वपतित पदार्थ है, तो ये हमारा चला जाएगा, रुई में जमा हो जाएगा, और साइड में जमा हो जाता है ना। तो ये आप लोग किताबें पढ़ चुके हैं। तो ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। इसका उदाहरण क्या होगा? नेफ्थलीन, ठीक है, नेफ्थलीन का जैसे ऊर्ध्वपातन क्रिया होता है, कपूर का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव से वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाता है? द्रव है, और द्रव से क्या बन रहा है? हमारा द्रव से बन रहा है वाष्प, द्रव से बन रहा है वाष्प, द्रव से बन रहा है वाष्प, तो ये क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। द्रव से वाष्प बन रहा है, पानी है, वह पानी तो हमारा भाप बन रहा है, तो क्या कहलाएगा? वाष्पन कहलाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो 40वां प्रश्न है हमारा, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर, आप याद रखिएगा, हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस होगा, और 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप कहिएगा, आपकी किताब में अभी इतना ही है, तो 100 इसके बीच में यदि रहेगा ना, तो आप कहिएगा द्रव, कहिएगा क्या कहिएगा? द्रव, है ना। और यदि 100 डिग्री से ज़्यादा, तो वे हमारा क्या होगा? गैस अवस्था कह सकते हैं उसका, ठीक है, यानी कि गैस कहेंगे। अगर देखिए यहाँ पर हमारा, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 25 डिग्री सेल्सियस पर 0 से 100 के बीच में है, तो कह दीजिए डायरेक्ट द्रव। क्या कहिएगा? द्रव, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 0 डिग्री पर ठोस, और 100 डिग्री से ज़्यादा गैस अवस्था, वाष्प अवस्था भी कह सकते हैं, गैस अवस्था। अगला देखिए यहाँ पर हमारे 41 नंबर, यहाँ पर क्या बोलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? अभी आपको मैंने बताया, वाष्प। क्या बोलिएगा? वाष्प। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, तो ये सुंदर सा प्रश्न अब 42 नंबर रहा। यहाँ पर बोला गया जल वाष्प संघनित होता है, तो देखिए जल वाष्प जो है वे संघनित होगा तो क्या होगा? उसका ताप घट जाता है। देखिए हमारा संघनित हो रहा है, ऑप्शन को पहले आप पूरा देखिए, यह ऊष्मा अवशोषित करता है, यह ऊष्मा उत्सर्जित करता है, उसका ताप बढ़ जाता है, उसका ताप घट जाता है, उसका ताप घट जाता है, मतलब ये ठंडा हो जाता है ना। तो जल वाष्प संघनित कैसा होगा? ठंडा। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि हाँ, ऐसे समझिए, यहाँ पर एक हमारा ना फ्लास्क है, ठीक है,
और यहाँ पर पानी है, फ्लास्क कांच का होता है ना ये फ्लास्क, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको पाइप यहाँ पर जोड़ दिए और इस पाइप को ऐसे करके इधर हमने निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक हमने बीकर लगा दिया, देखिए जो बता रहे हो समझिए, अभी बीकर लगा दिए, ठीक। अब देखिए ये वाला यहाँ पर गिरेगा और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके कोई चीज़ है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने बर्फ़ डाल दिया, क्या कर दिया, बर्फ़ डाल दिया। अब यहाँ से इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो यार यहाँ पर पानी था, है ना, अब पानी को हमने गर्म किया तो ये गैस अवस्था में बनते हुए इस नली के माध्यम से यहाँ जाएगा, तो ये गैस नहीं आएगा, यहाँ पर पानी टपकेगा। बोले क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा था, ठंडा हो रहा था। मतलब जब गैस जब संघनित मतलब ठंडा होगा, संघनित, संघनित कब होगा, जब ठंडा होगा, तो ये संघनित होकर के क्या बन रहा है, द्रव अवस्था में बदल जा रहा है। यही वाला प्रोसेस क्या होता है, बादल वगैरह में संघनन होता है तो फिर वे पानी गिरता है। तो यहाँ पर देखिए उसका ताप क्या होता है, घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जब वाष्प संघनित होता है तो उसका ताप घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र। देखिए शुष्क बर्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। शुष्क बर्फ जो होता है क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप लोग तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग जान लीजिए अभी, है ना। जैसे कि आपके पास देखिए हमारा गैस सिलेंडर है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको चालू कीजिएगा तो उसका मुंह के पास ना एक कोई तौलिया वगैरह रख दीजिए और उसे चालू कर दीजिए। तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे हमारा निकलेगा तो वे क्या होगा, हमारा तौलिया में जाएगा ना, तो वहाँ पर फिर वे जो गैस जो निकलेगा ठंडा ठंडा, जिस कारण से वे क्या होगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो आप उसे छू करके भी देख सकते हैं, वे हमारा क्या होगा, ठोस CO2 होगा। क्या होगा, ठोस CO2। उसी को हम लोग कहते हैं शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होगी, ठोस CO2 होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए 44 नंबर, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। गर्मियों के समय में कैसे कपड़ा, सूती कपड़ा बोलिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही है, सूती कपड़ा बड़ी आरामदायक होता है गर्मी के दिनों में, है ना, क्योंकि यहाँ से क्या होती है, हवा आदान प्रदान होती है, जिस कारण से हमें कूलिंग महसूस होता है, ठंडा ठंडा लगता है। अगला देखिए यहाँ पर क्या, 45 नंबर यहाँ पर है, निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल जो है ठंडा होता है। देखिए गर्मियों में घड़े का जल जो ठंडा इस कारण से होता है क्योंकि घड़ा में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र मतलब छिद्र, वहाँ से क्या होती है, जल जो रिसते रहता है, और जल रिसने के कारण हुए गर्मियों के दिनों में वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होती है, जिस कारण से घड़े के आसपास क्या होती है, घड़े के आसपास हमारा ठंडा हो जाता है माहौल, है ना, उसी कारण से घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। तो एक कारण क्या है, मुख्य कारण है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 46, यहाँ पर बोला गया ताप का SI मात्रक। देखिए ताप का SI मात्रक, बोलिए ताप का SI मात्रक क्या होगा, ताप 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 का SI मात्रक होगा हमारा केल्विन। क्या होगा, केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर यहाँ सही है, याद रखिएगा। अगला देखिए 47 नंबर, ये हमारा जो 47 नंबर प्रश्न है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। देखिए गुप्त ऊष्मा का मात्रक बहुत आसान है, बहुत इजी। देखिए यहाँ पर क्या है, किलो जूल पर केजी होगा इसका, यानी 4 नंबर ऑप्शन जो सही होगा। अगला देखिए 48 नंबर, निम्न में सबसे अधिक संपीड्य कौन है। सबसे अधिक संपीड्य क्या होगी, हमारा गैस। देखिए गैस को ना आप उसको कंप्रेस करके, मतलब उसे संपीड़ित करके उसे आप द्रव अवस्था में बदल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे निम्न में सबसे अधिक संपीड्य कौन है, तो वे गैस है, क्योंकि आप गैस को ज़्यादा दबा सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा संपीड्य। ठोस क्या होगा, सबसे कम होगा, याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर 49 नंबर, यहाँ पर बोला गया 1 कैलोरी बराबर होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 4.18 जूल कितना होता है, 4.18 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर 50 नंबर, यहाँ पर क्या बोला है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, तो हमारा वापस ठोस में बदलने की क्रिया क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा ऊर्ध्वपातन, जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको मैंने बताया यहाँ पर, जैसे कि 38 नंबर क्वेश्चन ने बताया, आप लोग पीछे जाकर फिर से देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बताया था कि हमारे एक कीप था, उल्टा कीप रखे थे, नीचे में चीनी मिट्टी का प्याले था, और वहाँ पर जो हमने क्या रखा था, कपूर और बालू भी ले सकते, उसके जगह नमक भी ले सकते हैं, दोनों का मिश्रण था। और आपको मैं कह दूंगा कि वहाँ से कपूर को अलग कीजिए और नमक को अलग कीजिए, या फिर वहाँ पर बालू मिला तो बालू को अलग कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, उसे बर्नर की सहायता से नीचे गर्म कीजिएगा, कीप के ऊपर, उल्टा कीप के ऊपर रुई ठूस दीजिएगा। ये आपका किताब में भी है ना, वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो जिस कारण से भी जैसे ही हमारा गर्म होगा तो वहाँ पर कपूर क्या है या नेफ्थलीन क्या है, ऊर्ध्वपतित पदार्थ, जिस कारण से ये क्या होगा, ऊपर उड़ेगा और ऊपर उड़ के रुई में जाकर इकट्ठा हो जाएगा। फिर आप रुई को झाड़ करके वहाँ से कपूर अलग कर लेंगे और फिर नमक तो नीचे रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वे हमारा क्या कहलाएगा, वे कहलाएगा ऊर्ध्वपातन। मतलब यहाँ पर देखिए बिना ठोस अवस्था, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, मतलब द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, ठोस अवस्था से सीधे गैस में, ठोस से सीधे गैस में, तो वे क्या कहलाएगा, हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। यानी कि ऊर्ध्वपतित पदार्थ में ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा, सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 51 नंबर। आगे हमारा 51 नंबर प्रश्न। देखिए आप सभी वीडियो को मेरा देखिएगा ना, तो आपका बहुत फायदा होने वाला है।
इसलिए आप सभी वीडियो को देखिए अच्छी तरीके से। संघलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी कि यहाँ पर याद रखिएगा संघनन भी याद रखना है, संघनन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सी होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या बोला गया, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो द्रव में बदल रहा है, जिसका आंसर क्या होगा, संघनन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए। यहाँ पर क्या बोलेगा, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाता है। देखिए क्वथनांक की क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया जो है वे क्या कहलाता है, वे कहलाता है वाष्पीकरण। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण हमारा होता है, जैसे कि आपको मैंने कुछ देर पहले भी बताया। देखिए 53 नंबर यहाँ पर है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। देखिए बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, ये याद रखिएगा आप लोग, 335 किलो जूल पर केजी होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, यहाँ पर बोला गया द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है ना, द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होती है वह होती है हमारा 2260 किलो जूल पर केजी। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए यहाँ पर 55 नंबर, कौन जो है तीव्रतर विस्तृत होता है, सबसे ज्यादा विस्तृत कौन होगा, तो गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, तो ये रहा 56 नंबर प्रश्न जो कि आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 56 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला गया है, प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस, द्रव, गैस हमारे क्या होगी, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, जल, क्या होगा, जल। जल जो है वे हमारा ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल, देखिए जल जो है वे हिमालय में है तो बर्फ है, नदी में है तो वे पानी है, लिक्विड द्रव है। ठीक है, और यदि वह वातावरण में है, जल वाष्प की बूंदे, जल है, वाष्प है उसके, तो ये हमारे गैस अवस्था में है, यानी कि ठोस, द्रव, गैस तीनों बोल दीजिए। ऑप्शन नंबर 4। देखिए 57 नंबर, यहाँ पर बोला गया पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल जो है न्यूनतम होता है। बोलिए क्या होगा, अंतराणुक बल सबसे कम किस में होगा, गैस में होगा। सबसे कम किस में होगा, गैस में, क्योंकि गैस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा दूर दूर करके होता है, जिस कारण से यहाँ पर अंतराणुक बल सबसे कम होगा, सबसे न्यूनतम होगा। अधिकतम किस में होगा, तो ठोस में, याद रखिएगा। अगला देखिए 3 नंबर यहाँ सही है। ठीक है, अगला देखिए 58 नंबर, निम्न में सबसे कम घनत्व किसका है, सबसे कम घनत्व, तो सबसे कम घनत्व बोलिए रुई का यहाँ पर हो जाएगा सबसे कम घनत्व। ठीक है, पानी, लोहा, ये देखिए कंपेरिजन करके बताइए, है ना, क्योंकि घनत्व जो है ना ये कंपेयर करके बताया जाता है, कंपेयर करके बताया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगी, रुई जो है यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। बोलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही है। इस प्रकार से आपको मैंने 58 को प्रश्न बताया था, 58 प्रश्न बता दिए। इतना कुछ यदि आप कर लेते हैं तो आप लोग बेहतरीन तरीका से, अच्छा तरीका से चैप्टर 1 से आपका कोई भी प्रश्न जो छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही। एक से गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, है ना, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि सभी कोई इस चैनल के साथ जुड़ सके। बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।